नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर बात करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ये जो चैप्टर है क्योंकि लेंथी है तो इसके मैं 2 या 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आपको चैप्टर को समझाने की डिटेल में कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर थी हिस्ट्री को, वो ज़रूर देखा होगा। अगर वो पसंद आया होगा तो उससे बेटर आपको ये चैप्टर लगेगा, क्योंकि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में सब कुछ बात करेंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अंत तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बिल्कुल कीजिए कि कैसा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वो भी लिखिए, बुरा लगा हो तो वो भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़े थे। मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट्स के बारे में बात किए थे। अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें नेशनलिज्म्स कैसे हुए हैं, कौन कौन से स्ट्रगल थे, रिवॉल्यूशनरीज के बारे में हमने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है। तो वो जो वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक जो है वो अटैच्ड है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो मेनली देशभक्ति या राष्ट्रवाद इंडिया में कब से जाग मतलब स्टार्ट कब हुआ। तो इस चैप्टर में मेनली 1920s के टाइम की या 1910 जो 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड है उससे ये चैप्टर शुरू की गई है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो चैप्टर ये कंप्लीट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म आपने जरूर 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो कुछ हद तक जो नेशनलिज्म है वो इस पीरियड से शुरू हो जाता है इंडिया में। लोगों को कुछ कुछ जो जोन्स थे, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट और जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से थोड़ी बहुत नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 20th सेंचुरी की बात करेंगे। ठीक है, 19th सेंचुरी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इंडिया के जो नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। और जितने भी अदर कंट्रीज थे, जो कॉलोनीज थी, किसी ना किसी यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया या साउथ ईस्टर्न एशिया हो गया, इन सब कहीं ना कहीं कोई कॉलोनीज थी। कोई ना कोई मेजर यूरोपियन पावर्स जैसे फ्रेंच हो गया या फिर जर्मन हो गया या स्पेनिश हो गया, पोर्चुगीज हो गए। तो उसी तरह से इंडिया भी एक कॉलोनी थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स के अंडर मेजरली। तो पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। तो उम्मीद करता कॉलोनियलिज्म तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब इसको हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे लेट सपोज मान लेते हैं एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब वो क्लास, हर क्लास क्या होता है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाता है, 4-5 ग्रुप्स बन जाते हैं एक क्लास में। ठीक है, तो सब जितने भी ग्रुप्स हैं उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ाकू बच्चे होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं। तो सबका अलग अलग नोशंस होता है पढ़ाई को लेकर या खेल कूद को लेकर या अपने नॉर्मल जिंदगी को लेकर। ठीक है, उसी तरह बट जब क्लास में अगर लेट सपोज कोई गेम्स पीरियड करवाना, उस केस में क्या होगा, सब जितने भी क्लास के बच्चे हैं 40 स्टूडेंट्स, वो एक साथ बोलते हैं कि हमें गेम्स पीरियड खेलना है। ठीक है, उसमें खेलना है। तो ये क्या है, यहाँ पे यूनिटी शो हो रही है। सेम इंडिया में भी वही चीज चल रहा था, क्योंकि जितने भी अलग अलग स्टेटस ऑफ पीपल थे,
चाहे वो लोअर कास्ट हो, फीमेल्स हो, ओल्ड पीपल हो, चिल्ड्रंस हो, सब कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे बाय द कॉलोनियल एक्ट्स, और सब कोई पार्टिसिपेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को या जो कॉलोनीज थे उनको आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइड शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, और यही जो है, यही बात जो है वो कंट्री को यूनाइट करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. और जैसे मैंने कहा कि जैसे हाथ में हमारे 5 उंगलियां होती है और सबकी लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसी तरह से इंडिया में भी जो उस समय लोग थे, अलग अलग स्टेटस ऑफ पीपल जो थे, उनका जो फ्रीडम का नोशन था वो सबके लिए अलग अलग था। पीजेंट्स के लिए अलग था, एरिस्टोक्रेट्स के लिए अलग था, कॉमन मैन या लोअर कास्ट पीपल्स के लिए अलग अलग नोशंस थे फ्रीडम के लिए। ठीक है, हम सब उसको धीरे धीरे करके डिस्क्लोज करेंगे चैप्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो 1920s के आते आते महात्मा गांधी जो थे वो एक ऐसे लीडर बन गए थे पूरे ऑल इंडिया में जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और लगभग हर लोग उनकी बात से सहमत होते थे। ठीक है, तो उनका काम था इंडिया को यूनाइट करना और मूवमेंट करना, और ताकि ब्रिटिशर्स को जितना जल्दी हो सके भगाया जा सके। लेकिन इस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत थे। अगर शायद वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स ना हुए होते तो हमें शायद आज़ादी ज़्यादा जल्दी मिल जाती। ठीक है, तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट, तो जो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है। तो आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, क्लास 9th में हिस्ट्री में तो पढ़े होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इन, और उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे डायरेक्टली, क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। और ये कब से कब हो रहा था, तो 1914 से लेकर 1919 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इस वॉर में। तो उनके जो बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, रिसोर्सेस थे, वो वॉर में ही यूज अप हो जा रहे थे। उसके कारण क्या हो रहा था, उनका जो प्रेशर था, वर्ल्ड वॉर का प्रेशर, जो जितने भी कॉलोनीज थे, अफ्रीका हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो या अदर कंटिनेंट में हो, वहां पर कॉलोनीज पे इम्पैक्ट ज्यादा होने लग गया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होने लगे कॉलोनीज के धीरे धीरे। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, ब्रिटिशर्स के डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, which was financed by world loans and increasing taxes। और ये डिफेंस एक्सपेंडिचर कहाँ से फुलफिल हो रहा था, तो वो कॉलोनीज से लूट रहे थे ब्रिटिशर्स, मेनली वो लूट कर अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बूस्ट अप कर रहे थे। कैसे, तो टैक्सेस बढ़ा दे रहे थे, टैक्स बढ़ा देते, कस्टम ड्यूटीज वे रेज्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इन सब से वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर रहे थे। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18। तो पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम जितना भी साल वो चला वॉर, जो प्राइसेस थे, जो कॉमन गुड्स की प्राइसेस थे, वो डबल हो गए थे। अगर 100 रुपये कोई लेट सपोज प्राइस था तो वो डबल होकर 200 रुपये में मिल रहा था, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। इससे क्या हो जाएगा, अगर महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा, तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास उतना पैसा या रिसोर्सेस नहीं है, वो ऑब्वियसली उनको फेस करना पड़ेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स फॉर द कॉमन पीपल, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इंस्टिल्ड इन द पीपल अ सेंस ऑफ रेज एंड हेट्रेड। और इसके कारण क्या हुआ, जो कॉमन इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा दुख में थे, और बहुत ज़्यादा उनको एंगर भी था, वेनेजेंस भी था टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, कि वो उनकी हार्डशिप को और ज़्यादा बदतर, और उनकी सिचुएशंस जो थे और बदतर बनाते बनाते जा रहे थे। तो ये वॉर के कारण बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स कॉलोनीज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी बहुत ज़्यादा हुआ। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन, men from villages were forced to leave their homes to fight। फोर्स रिक्रूटमेंट की बात कही गई है। जब
वॉर चल रहा था तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो वॉर में डेड हो जा रहे थे, किल्ड बाय द एनिमीज हो जा रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, रिसोर्सेस की, ह्यूमन रिसोर्सेस की बहुत ज़्यादा नीड हो गई थी इन द ब्रिटिश आर्मी में। तो जो भी एडल्ट मेन थे मेनली, या 15-16 साल के जो लड़के भी थे, जो यंग लड़के थे, उनको भी जबरन घर से उठाकर आर्मी में भर्ती किया जा रहा था इन द ब्रिटिश आर्मी। और वो उनको फाइट करवाया जा रहा था इन द वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। साथ ही साथ इंडिया में क्या सिचुएशन था, क्रॉप फेलियर्स बहुत जगह हो रहे थे, क्योंकि उस पीरियड में रेनफॉल नहीं हुआ था। और उस समय जो इंडिया का एग्रीकल्चरल सिस्टम था वो रेन फेड एग्रीकल्चर था, तो वो रेन के भरोसे ही होता था एग्रीकल्चर। तो ड्रॉट हो गया था उस दौरान। ड्रॉट के कारण क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया जितना क्रॉप का होना चाहिए। उसके कारण वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन शुरू होने लग गया, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, फेमाइन्स आने लगे, क्योंकि भूखमरी वाली सिचुएशन थी ना। साथ ही साथ में इसको और बूस्ट मतलब एक्सेलरेट कर दिया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो एक बीमारी है, एक टाइप की एक पैंडेमिक बीमारी जैसी है, जैसे कोविड थी, उसी तरह से उस समय एक इन्फ्लुएंजा, वो भी एक वायरल बीमारी थी जो कि उस समय हिट की गई थी। तो उससे और ज़्यादा सिचुएशंस जो है वो खराब हो गई थी। और उस समय तो ऐसी आज के जैसी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए होंगे। एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 12 to 13 million died ड्यू टू famines एंड epidemics इन इंडिया। और 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो इस फामाइंस और इस इकोनॉमिक हार्डशिप कंडीशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड और द इंडियंस और द कॉलोनीज। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इससे पॉइंट्स में लिखने होंगे। फिर द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पे या सत्य की खोज करना। ठीक है, तो जैसे कि ये जो आइडिया था ये किसकी थी, तो महात्मा गांधी की थी। और ऐसा नहीं था, महात्मा गांधी जो थे वो अपनी बैरिस्टर की जो पढ़ाई थी वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ा था, ऐसे कॉलोनियल रेसिस्ट एक्ट से फेस करना पड़ा था। जब वो ट्रेन में जा रहे थे, आपको ये स्टोरी ज़रूर पता होगी, जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उनको उनके रंग के वजह से उन्हें फेंक दिया गया था, चलती ट्रेन से गिरा दिया गया था। और तो उसी समय से वो वहीं से ही सत्याग्रह का जो आइडिया था वो वहीं पर साउथ अफ्रीका में ही डेवलप हो गया था बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका की फोटो है। इंडियन वर्कर्स इन द साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वो क्रस्ट नवंबर 6 नवंबर 1913 में। महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैस्टल टू ट्रांसवर्सा। When the marchers were stopped by Gandhiji's arrested, thousands of more workers joined the satyagraha against racist law that denied rights to the non-whites। जो apartheid policy थी, जो कालो लोग जो भेदभाव किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर के ऊपर से जो भेदभाव हो रहा था, जिसे apartheid पॉलिसी कहा जाता था। जिसके हीरो कौन थे साउथ अफ्रीका में, वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इंडिया में भी वही लगभग सिचुएशन था। महात्मा गांधी जी जो सत्याग्रह का जो आइडिया था वो साउथ अफ्रीका में डेवलप हो गया था। फिर महात्मा गांधी उनको वो लौटते हैं साउथ अफ्रीका से। कब लौटते हैं, तो 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को वो लौटते हैं। और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, या फिर एनआरआई डे भी कहा जाता है। तो ये जीके का एक फैक्ट मैंने बता दिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। जैसे मैं बताया, सत्य की खोज। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्सेस वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। मतलब आसान बातों में बताया जाए तो मतलब सत्य की ही जीत होती है मेनली। सत्य को कितना भी छुपा ले जाए, वो आखिर कभी ना कभी आता ही है और वो जीतता है। जितने भी हम लोग स्टोरीज कथाएं सुने होंगे, रामायण हो महाभारत हो, उसमें सत्य की ही जीत होती है। भले ही थोड़ी टाइम लग जाए, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। और जो हमारी इंडियन पुलिस का जो मोटो है, सत्यमेव जयते, ठीक है,
वो भी सेम बात ही कहता है। विदाउट सीकिंग वेनेजेंस, वेनेजेंस मतलब बदला, और सीकिंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दो प्रिंसिपल्स थे, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, वो है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस या अहिंसा। ठीक है, तो सत्याग्रह वॉज द आइडिया ऑफ ट्रुथ ओवरकमिंग ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस विच इंस्पायर्ड महात्मा गांधी टू यूनिफाई इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। और इसी के वजह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया के आज के टाइम पे भी। आज भी जहाँ पर भी कोई आंदोलन करता किया जाता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सत्याग्रह। बेसिकली हम लोग विदाउट क्रिएटिंग कैओस या विदाउट क्रिएटिंग नॉन वायलेंस, हम लोग चुपचाप प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को न्यूज़ में पता चल रहा होगा, जब जो विमेन प्रोटेस्ट ये है, रेसलर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिजभूषण, वो भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है। ठीक है, अब कौन सा पार्टी या कौन सा सही या गलत है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन वो एक सिंबल है। और इस महात्मा गांधी का ये जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट कंट्री नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान में होता है वैसा नहीं होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि इंडिया आज भी पीसफुल है, और पीसफुली कोई भी मैटर को हम लोग डील कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबको सीखना भी चाहिए। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड न्यूमरस सत्याग्रह मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया। जब वो इंडिया लौटे 1915 में, तो सबसे पहले उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन कहा जाता है या सबसे पहला जो सत्याग्रह कहा जाता है इन इंडिया, वो था चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन भी बोला जाता है। तो चंपारण एक मेनली डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है, वहाँ पर चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है। इन 1917 में वो स्टार्ट करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो बेसिकली अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स का एक उनका इंडिगो का बहुत ज़्यादा नीड था। इंडिगो से क्या होता है, इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिससे डाई बनाया जाता है, ब्लू कलर जो है वो डाई निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, डाई की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गई थी इन द यूरोपियन कंट्रीज। और वो कहाँ से फुलफिल हो रहा था, तो ये ऐसे कॉलोनीज से फुलफिल हो रहा था। और चंपारण में अच्छा इंडिगो का खेती, मतलब ईस्टर्न इंडिया में होती थी खेती। लेकिन जो वहाँ के फार्मर्स थे वो चाहते थे कि वहाँ पर अनाज उगाया जाए, सीरियल्स उगाया जाए, जिससे कि हम अपने जो इंडियंस हैं उनकी पेट भर सके। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वहाँ पर सीरियल्स के बजाय इंडिगो का प्लांटेशन। ठीक है, तो ये एक ऑपरेसिव पॉलिसी था, तो ये इनको मंजूर नहीं था। इंडियंस को ये, इंडियन के जो जो पीजेंट्स थे उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसके लिए वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। फिर 1917 के बाद में द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात सपोर्टेड पीजेंट्स हु वर बैडली अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एंड देस डिमांडेड टैक्स रिलीफ। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, तो गांधी जी का यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो पीजेंट्स को सपोर्ट करने चल जाते हैं। पीजेंट्स की ये मांग थी कि उस समय, उस ईयर में 1917 में क्रॉप फेलियर हो गया था, क्योंकि ड्रॉट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। गुजरात में आज भी ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो खेत मतलब क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो वो किस तरह से लगान देंगे। और साथ ही साथ में प्लेग, एक बीमारी भी हो गई, एपिडेमिक जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक प्लेग जैसे एपिडेमिक बीमारी भी हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ, वो वहाँ के जो किसान थे वो चाहते थे कि टैक्स उनको कम देना पड़े, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन भी नहीं हुई और साथ ही साथ बीमारी भी फैल गई है। तो वो टैक्स रिलीफ चाहते थे, लेकिन उनको टैक्स रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पर भी बाय द यूज ऑफ सत्याग्रह गांधी जी ने जो फार्मर्स थे उनको इंसाफ दिलाया। साथ ही साथ में अहमदाबाद 1918 में भी सपोर्टेड कॉटन मिल वर्कर्स। तो गांधी जी का ये सब कंट्रीब्यूशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1917 में क्या था। क्योंकि गांधी जी का बहुत न्यूमरस कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन है उसे तो आपको याद रखने होंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर अब आ जाता है द रॉलैक्ट एक्ट। रॉलैक्ट एक्ट क्या था, तो 1919 का टाइम था, रॉलैक्ट एक्ट वाज पास्ड। ये रॉलैक्ट एक्ट क्या था,
तो इसको काला कानून भी कहा जाता था। द एक्ट, इस कानून में क्या था, इस एक्ट में क्या था, द एक्ट एम्पावर्ड दैट द गवर्नमेंट टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड इम्प्रिजन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो इस एक्ट में क्या था कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उन पे पाबंदी लग गई थी, और अगर कोई ऐसा काम कर रहा था पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऐसा कुछ हो रहा था, तो वैसे पॉलिटिकल लीडर्स को इम्प्रिजन भी किया जा रहा था, और इम्प्रिजन किया जा रहा था विदाउट एनी ट्रायल, मतलब कोई चार्ज प्रूफ किए उन पे उनको जेल में भर दिया जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस समय, बहुत लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को उनको जेल में भी डाल दिया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 6 महात्मा गांधी इनिशिएटेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन का या फिर जो हड़ताल था उनका स्टार्ट हो जाता है ऑन 6 अप्रैल 1919 में, जब ये एक्ट पास होता है। तो rallies were organized in various cities. Workers went to strike in railway workshops and shops closed down. तो हड़ताल था, मतलब बंद जिसको कहा जाता, स्ट्राइक जिसे कहा जाता था। बहुत सारे रैलीज अलग अलग सिटीज में निकाले गए, रेलवे का स्ट्राइक, वर्कशॉप सब क्लोज डाउन हो गया। Alarmed by the popular upsurge, scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर रेलवे लाइंस को, जो पटरियां थी उनको ना उखाड़ फेंक दे इंडियंस, और जो टेलीग्राफ कम्युनिकेशंस के लिए उस समय जो होता था, टेलीग्राफ के जो वायर्स थे वो अगर काट दिए जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता ब्रिटिशर्स को। तो इस वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। तो जितने भी रैलीज हो रहे थे उनको आयरन हैंड के थ्रू उनको कंट्रोल में किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। As a result, the peaceful processions were stopped and attacked, leaders were imprisoned, and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली ये सब हो रहा था, नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे उस समय, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको प्रिजन किया जा रहा था। महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने नहीं दिया जा रहा था, और साथ ही साथ में 6 अप्रैल को ये सब शुरू हो गया था और एक हफ्ते तक लगभग चला था। और अप्रैल 13 में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट जो हुआ था इंडिया में, जो कि पूरी इंडिया को शॉक कर दिया था, वो था जलियनवाला बाग मैसेकर जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर पता होगा, और जो पंजाब से हैं या जो अमृतसर से, वो ऑब्वियसली इस साइट को ज़रूर विजिट किए होंगे। जस्ट ये गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब के जस्ट पास में ही है, बहुत नज़दीक में। तो ये मैंने फोटो, मैं जब गया था वहाँ पर जलियनवाला बाग में, तो ये मैंने फोटो क्लिक की गई थी। तो ये सब जितने भी स्क्वाड में मार्क किए गए हैं ये सब बुलेट्स के निशान है, बुलेट मोटर्स के ये निशान है, और आज भी ये इन्हें इंटैक्ट प्रिजर्व करके रखा गया। और वो वहाँ पर जो वेल था, कुआं था, उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया। ठीक है, according to Dyer, the goal of such cruel act was to produce a moral effect or to instill fear in the people। तो उस समय जनरल डायर कौन थे अमृतसर के मेनली? तो जनरल डायर थे। उनका जलियन वाला बाग मैसेकर के बाद ये कहना था कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्रूएल एक्ट कि क्यों किया गया था, तो मेनली उनका कहना था कि टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट और टू इंस्टिल फियर इन द पीपल, ताकि लोगों में एक फियर आ सके, लोगों को खौफ हो सके अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एज word of the incident spread, people began to revolt violently। और जैसे जैसे ये अलग अलग सिटीज, मतलब उस समय सिटीज नहीं थी, टाउन्स में, टाउन्स और विलेजेस में सब, जैसे जैसे पूरे इंडिया में ये बात फैलने लगी तो पीपल जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे। ठीक है, देयर वर सून क्लासेस विद द पुलिस, और पुलिस जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। बहुत ज़्यादा जितने भी ब्रिटिश शॉप्स थी या फैक्ट्रीज थी उनको तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था, और इससे ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए थे। ठीक है, पीपल वेर मिस ट्रीटेड एंड दे वर ट्रीटेड हॉरिबली, फोर्सिंग देम टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, डू सलाम टू द ऑफिसर्स, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, तो जो
पुलिस था, क्योंकि वहां पर जो अमृतसर शहर है वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। ठीक है, मतलब आर्मी रूल लगा हुआ था। तो वहां पर आर्मी जो थी, ब्रिटिश आर्मी थी, वो बहुत ज्यादा क्रुएल्टी से और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग वे में इंडियन को मिसट्रीट कर रहे थे। उनको नाक रगड़े जा रहे थे जमीन पर, सलाम करने को बोला जा रहा था, फिर इवन उनको क्रॉल करने बोला जा रहा था ऑन द स्ट्रीट्स में। उनको बहुत लोगों को नंगा करके भी क्रॉल करने बोला गया था। तो बहुत सारे ऐसे जो इंडियन के साथ में बहुत बुरी तरह से उस समय ट्रीट किए जा रहे थे बाय द ब्रिटिश आर्मी और द ब्रिटिश पुलिस। When he saw the spread of violence, महात्मा गांधी called a halt to the movement। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट हो, मतलब ऐसे स्प्रेड ऑफ वायलेंस हर जगह, पूरे नॉर्थर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में ये सब वायलेंस हो रहा था अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो महात्मा गांधी, क्योंकि वो अहिंसा के मतलब हिंसा के खिलाफ थे, सत्याग्रह की राह पे चलने वाले थे, तो वो ये जो वायलेंट एक्ट हो रहा था, इनके कारण जो मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम अभी थोड़े टाइम में आएंगे, वो स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑब्वियसली स्टोरी आपको पता होगी, इसीलिए मैं स्टोरी को और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, द खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है? तो वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स किसके खिलाफ लड़ रहे थे? तो ऑटोमन एम्पायर्स के साथ में, ऑस्ट्रो हंगेरियन रीजन के साथ में लड़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर थे, वो ऑटोमन एम्पायर वो पूरी तरह से हार गया था बाय द ब्रिटिशर्स एंड द यूरोपियन पावर्स। द ऑटोमन एम्पायर्स पावर वाज थ्रेटेंड विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड कोलैप्स ऑफ द ऑटोमन टर्की। इसके साथ ही क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो वो टूट गया। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर्स पोजीशन एंड पावर एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। स्पिरिचुअल हेड कौन थे? तो उनको कहा जाता था इन इस्लाम में खलीफा। ठीक है, तो उनका जो पोजीशन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्रिश्चियनिटी में आज के टाइम पे एक पोजीशन होता है पोप का, उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी था खलीफा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन था, पावर एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो एक खिलाफत कमेटी गठन की गई थी, वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे 1919 में। ठीक है, अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं बाय द, जब ऑटोमन एम्पायर हार जाता है तो एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो ऑटोमन एम्पायर की जो कैपिटल होती है कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो आज का प्रेजेंट है इस्तांबुल है। ठीक है, तो उसमें जितना भी ऑटोमन एम्पायर्स के जो भी वो एक्सपेंशन करके वो जितने भी फॉरेन कंट्रीज को अपने अंडर लाए थे, उनको सब कुछ हारना पड़ गया था, वापस करना पड़ गया था। और साथ ही साथ में जो खलीफा का जो पोजीशन था, जो स्पिरिचुअल हेड था, उनकी जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा लिमिट कर दी गई थी। तो इनके खिलाफ में जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ, इंडिया के जो मुस्लिम थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम थे, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में 1919। महात्मा गांधी रेज द इशू फॉर हिज सपोर्ट बाय द टू यंग ब्रदर्स एंड लीडर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। जो इंडियन खिलाफत कमेटी के हेड कौन थे? वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों ब्रदर्स थे। और महात्मा गांधी को ये समय बहुत सही लगा कि मुस्लिम्स भी प्रताड़ित थे और हिंदू और अदर रिलीजन्स जो थे, सिख वगैरह, क्रिश्चियनिटी तो वो नहीं थे उस समय इंडिया में उतना, लेकिन जो अदर रिलीजन जैसे सिख हो गए या हिंदू हो गए, वो ऑलरेडी प्रताड़ित थे। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो वो चले गए दोनों अली ब्रदर से मिलने के लिए। ठीक है, तो सो दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल कुछ सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जा रहा था, मर्जर किया जा रहा था। गांधी जी का यह इसमें मतलब मेन मोटिव था कि खिलाफत मूवमेंट को और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे किसी तरह से इकट्ठा करके हम लोग लड़े। तो ये बहुत अच्छा टाइम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए।
ठीक है। तो सेंसिंग अ चांस टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम, महात्मा गांधी persuaded इंडियन नेशनल कांग्रेस members in Calcutta in September 1920 to embrace the खिलाफत इशू एंड प्रमोट स्वराज। ठीक है, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती है मेंबर्स की, कैलकाटा में हो रही थी सितंबर 1920 में। तो महात्मा गांधी इसमें कहते हैं कि खिलाफत जो मूवमेंट है उसको मर्ज कर लिया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में, ताकि हम लोग यूनाइटेड होकर, ये हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके और प्रमोट कर सके स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, ठीक है, ताकि इंडियंस अपने देश को खुद चला सके। तो ये मेन मकसद था। तो वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन क्यों? तो महात्मा गांधी बिलीव दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर मेनी इयर्स ड्यू टू इंडियन कोऑपरेशन। ये हिंद स्वराज जो उनकी बुक थी, उन्होंने खुद लिखी थी हिंद स्वराज। तो इसमें वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था वो इतने सालों तक कैसे चला, क्योंकि उसमें कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जो कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ में, तब जाके ब्रिटिश इतने सालों तक रूल किया। और ये सत्य भी है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसे इंडियंस होंगे जो हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, जो चमचे थे मेनली। इफ द इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, द ईस्ट इंडियन कंपनी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू असर्ट इट ऑथोरिटी। और अगर इंडियंस कोऑपरेट करना ही बंद कर दे, उनके बात ही ना मानना बंद कर दे, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए और इंडिया को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गांधी जी ने स्टार्ट किया था। द मूवमेंट वाज सपोज टू हैपन इन स्टेजेस, ठीक है, बहुत अलग अलग स्टेजेस में ये मूवमेंट को प्लान किया गया था, लेकिन वैसे उस तरह से प्लान के अकॉर्डिंग चला नहीं था। फर्स्ट गांधी अर्ज्ड people to reject official titles and boycott civil services, courts, legislative council, police and other institution। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? बॉयकट मूवमेंट भी बोला जाता है। बॉयकटिंग ऑफ एवरीथिंग, जितने भी ब्रिटिश से जुड़े इंस्टीट्यूशन हो गए या ऑफिशियल टाइटल्स, जो भी उस समय डिग्रीज या उपाधि मिलती थी। तो उसी टाइम पे जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी, ऑफिशियल टाइटल मिला था बाय द ब्रिटिशर्स, वो भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बॉयकट कर देते हैं। फिर बॉयकट ऑफ सिविल सर्विसेज, कोर्ट्स, बहुत सारे जो उस समय जो प्रैक्टिस कर रहे थे एज अ लॉयर, जैसे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे जो लीडर्स, जो लॉयर्स थे, वो छोड़ देते हैं गांधी जी के कहने पर, ठीक है। और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, और बाद में जाके वैसे लीडर्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे अलग अलग लीडर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट यूज्ड फोर्स, गांधी जी प्रेडिक्टेड दैट पीपल वुड लॉन्च अ फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगर गांधी जी का सेकंड स्टेप ये था कि अगर गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर बाई फोर्स किसी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करती है, तो गांधी जी क्या सोचे थे कि हम फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि पूरी तरह से असहयोग आंदोलन जिसे बोला जाता है, हम पूरी तरह से ओबे ही नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ में। Mahatma Gandhi and Shaukat Ali organized various rallies to spread their message to wide audience। और अली ब्रदर्स के साथ में महात्मा गांधी पूरे इंडिया घूमे, भारत दर्शन किए, ताकि जो मैसेज है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का, और साथ ही साथ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मैसेज मिल सके पूरे इंडियंस को कि हम इकट्ठा हैं और ब्रिटिशर्स को किसी तरह से भगाना है। तो पूरे इंडिया में घूम रहे थे। साथ ही साथ में क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही बटा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ रैडिकल्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, और कुछ मॉडरेट्स थे, जैसे लाल बाल पाल, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ मॉडरेट भी थे, ठीक है। तो उनमें हमेशा से ही टसल चलता था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होती रहती थी विद इन द कांग्रेस मेंबर्स वर टॉर्न बिटवीन द सपोर्टिंग नॉन कोऑपरेशन कैंपेन एंड वोटिंग इन द अप्रोचिंग प्रोविंशियल इलेक्शन। तो उसमें से कुछ जो कांग्रेस मेंबर थे, उनका ये कहना था कि जो नियर बाय में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहा है, उसको उसमें पार्टिसिपेट किया जाए इंडियंस, एज अ इंडियंस, ताकि इंडिया को ज़्यादा सीट्स मिल सके, और वो डिसीजन मेकिंग जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो कुछ कांग्रेस मेंबर्स का ये थिंकिंग था, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या हुआ,
In December 1920, during the Congress session in Nagpur, all members resolved to support the non-cooperation campaign. लेकिन लास्ट में गांधी जी के बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद में क्या हुआ कि जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे कुछ को छोड़कर वो सब कोई मतलब जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो था उनको सपोर्ट करने लग गए थे। ठीक है, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के में अलग अलग स्टैंड्स थे ना, वो कैसे थे हम आगे बताएंगे। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1920 में स्टार्ट हो गई थी। तो अगर क्वेश्चंस जनरली डेट से रिलेटेड अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत पहले पूछे जाते थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट मेनली जनवरी 1921 से स्टार्ट हो गई थी और एक साल पहले से इसका प्रिपरेशन चल रहा था। जब से ही जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके टाइम से ही बहुत ज़्यादा इसकी प्लानिंग हो रही थी। फाइनली 1921 में ये स्टार्ट हो गई थी। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स है, ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट थे या मिडिल क्लास थे, लोअर कास्ट थे, सब विमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, स्टूडेंट्स थे, सबका अलग अलग एस्पिरेशंस थे। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant a different thing to different people. ठीक है, स्वराज का मतलब सबके लिए अलग अलग मतलब था। जिस तरह से आज अगर हम इंडियन से पूछा जाए कि आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, तो हर आदमी अलग अलग एक नोशन देगा, उसका एस्पिरेशंस अलग होगा फ्रीडम के लिए। फीमेल्स के लिए अलग होगा, बुजुर्ग महिलाएं के लिए अलग होगा, बुजुर्ग मेंस के लिए, ओल्ड पीपल के लिए अलग होगा, चिल्ड्रंस के लिए अलग फ्रीडम होगा। तो उसी समय से उस समय भी स्वराज का जो नोशन था उसका मीनिंग जो था हर पीपल के लिए अलग अलग था। ठीक है, तो मूवमेंट इन टाउन्स, जो शहरों में मूवमेंट था वो कैसा था। द मूवमेंट बिगैन इन द टाउन्स, जो टाउन्स में था मेनली, हो जितने भी टाउन्स थे उस समय, चाहे वो कोलकाता हो, बॉम्बे हो, दिल्ली रीजन में हो, वहां पर सब जगह में मूवमेंट ये स्टार्ट हो गया। प्रोविंशियल इलेक्शंस वेर आल्सो बॉयकॉटेड इन सेवरल एरियाज। बहुत जगह प्रोविंशियल इलेक्शन जो नियर बाई इलेक्शन था उसको बॉयकॉट किया गया पूरी तरह से, एक्सेप्शन ऑफ मद्रास। मद्रास में बॉयकॉट नहीं किया गया क्योंकि वहां पे एक जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की थी। और मेनली जो मद्रास रीजन में, मद्रास प्रोविंस में जो था उसमें क्या होता था, ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण कास्ट थे, वही मेनली पार्टी फॉर्म करते थे, वही चलाते थे मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो जस्टिस पार्टी क्योंकि नॉन ब्राह्मण था तो उनको लिए बहुत सुनहरा मौका था कि सब अगर बॉयकॉट करेंगे तो उनको चांसेस था कि वो जीत जाए प्रोविंशियल इलेक्शन में। ठीक है, तो वहां पर बॉयकॉट नहीं हुआ था बाय द जस्टिस पार्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स आल्सो वाज आल्सो एज रिजल्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। तो जितने भी फॉरेन गुड्स थे, जितने भी कपड़े थे, वो सब जला दिए जा रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं पिकेटिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पिकेटिंग मतलब धरना देना, जहां भी फॉरेन गुड्स हो, फैक्ट्रीज हो, उनके सामने, उनके गेट के सामने धरना देना, उनको नॉन कोऑपरेट नहीं करना उनके साथ में। दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन मेड आइटम्स। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत से जो फॉरेन मेड आइटम्स आते थे, मशीन मेड जो प्रोडक्ट आते थे, वो धीरे धीरे करके पूरे एक साल के दौरान बहुत कम हो गया। तो एक साल के अंदर ही जो 107 करोड़ का जो इंपोर्ट किया जाता था उसके बजाय में 57 करोड़ जो था बस इंपोर्ट हुआ था 1921 ईयर में। ठीक है, तो हाफ हो गया था ऑलमोस्ट जो इंपोर्ट थे फॉरेन मेड आइटम्स के। People stopped trading in foreign goods and the popularity of the Indian made clothing and goods grew। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड बहुत कम हो गया था और जो इंडियंस जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, क्लोथिंग मटेरियल जैसे कि खादी, उसकी डिमांड बढ़ रही थी, गुड्स की डिमांड, इंडियन मेड गुड्स की डिमांड धीरे धीरे राइज कर रही थी। हाउएवर दिस मूवमेंट हैज लिमिटेशंस, लेकिन बहुत सारे इस मूवमेंट में लिमिटेशंस थे। ठीक है, अब हम जानेंगे वो लिमिटेशंस क्या थी इस मूवमेंट में। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला है वियरिंग इंडियन मेड
थिंग्स बिकेम पॉपुलर एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड। ठीक है, तो हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे सब फॉरेन गुड्स का, तो उसमें ऑब्वियसली जितने भी इंडियन मेड गुड्स, अगर हम लोग फॉरेन गुड्स नहीं पहनेंगे, ब्रिटिश गुड्स नहीं पहनेंगे, तो क्या पहनना पड़ेगा, और हमको इंडियन मेड प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो हावर खादी वर्स क्या हुआ, हम लोग उसके वजह से खादी यूज करने लगे थे। गांधी जी बहुत प्रमोट कर रहे थे खादी वस्त्र पहनने के लिए, बट खादी के साथ ये प्रॉब्लम था, खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द मशीन मेड फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स आते थे वो मशीन से बनते थे, और मशीन से बनने के कारण वो थोड़े चीप होते थे। लेकिन खादी क्योंकि उसमें बनाने में टाइम लगता था और वो थोड़ा महंगा भी होता था, एंड द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। और उस समय इंडियंस में मैक्सिमम पुअर लोग ही थे, तो वो अफोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे खादी वस्त्र। Furthermore, as students and officials stopped attending government-controlled institutions and offices, there were few alternatives. तो उनके पास जब ये ऑफिशियल्स स्कूल जाना बंद हो गया या कॉलेज जाना बंद हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बंद हो जाता है, तो इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं था। अगर ऑल्टरनेटिव होता भी, अगर बनाया भी जाता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो बैक अगेन स्कूल ज्वाइन कर लिए, कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बहुत लोग अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज स्कूल्स एंड ऑफिसेज वर स्लो टू इमर्ज एंड स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स बिगैन टू रिटर्न टू इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिसेज वाई आफ्टर अ वाइल। ठीक है, कुछ समय बाद वो फिर से वो ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि लोगों को पास पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं होगा तो वो खाना कैसे खरीदेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली जीना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए पेट के लिए वो अगेन जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उससे वापस जुड़ जाते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस थे। ठीक है, फिर रिबेलियन इन द कंट्री साइड। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, अब हम तो अभी तक टाउन्स के बारे में बात कर रहे थे, अब गांव में क्या हो रहा था। ठीक है, तो पीजेंट्स ऑफ अवध, अवध कौन सा रीजन है, तो मेनली अवध जो है यूपी में पड़ता है, सेंट्रल यूपी जो लखनऊ कानपुर वाला रीजन है, वो अवध जिसे हम लोग कहते हैं। पीजेंट्स इन अवध वेर इन डायर सिचुएशंस प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पूरे इंडिया में जितने भी पीजेंट्स थे वो बहुत, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, उनके पास पैसा था नहीं, ऊपर से बहुत ज्यादा उन पे टैक्स लिया जाता था, और अनाज उगाने का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ही खराब थी। देयर रेज एंड हेट्रेड वर डायरेक्टेड एट देयर लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे उनके खिलाफ उनकी बहुत ज़्यादा आक्रोश था उनके अंदर में, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स हु फोर्स देम टू डू बेगर। बेगर मतलब अनपेड लेबर, एक टाइप का बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आपको काम करना होगा मेरे खेत में, लेकिन आपको उसके बजाय कोई पैसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको काम करते रहना होगा, कोई पैसा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। एंड एक्सट्रैक्टेड हाई रेंट्स एंड अदर टैक्सेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, फिर रेंट्स भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने लग गए। पीजेंट्स मूवमेंट ऑकर्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द रीजन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पूरे इंडिया में ही ऐसे पीजेंट्स मूवमेंट बहुत अलग अलग पार्ट में हो रहे थे। दे वांटेड, और पीजेंट्स का डिमांड क्या था, दे वांटेड दैट बेगर टू बी अबॉलिश्ड एंड रेंट टू बी रिड्यूस्ड। तो ये इनकी पहली शर्त थी, बेगर्स, ये जो अनपेड लेबर है उसको अबॉलिश किया जाए, रेंट को रिड्यूस किया जाए, टैक्स को रिड्यूस किया जाए। दे ऑल्सो प्लान्ड नाई धोबी बंद। जो नाई थे, नाई मीन्स जो हेयर कट करते हैं, और धोबी जो वॉशरमैन्स होते हैं। दे डिड दिस बाय डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड वॉशरमैन। ठीक है, तो इनको कह दिया गया जितने भी नाई धोबी थे कि आप लैंडलॉर्ड्स के घर मत जाइए, उनका काम मत कीजिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विजिटेड these areas at the time, and after listening to their concerns, the औध किसान सभा, जिसे अवध भी कहा जाता है, अवध किसान सभा या औध भी कहा जाता है, तो नेहरू जी उस समय विजिट कर रहे थे। ठीक है, was formed led, तो अवध किसान सभा was formed led by जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तो मेनली जो अवध में जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, जो पीजेंट्स की लीड कर रहे थे, वो थे बाबा रामचंद्र। वो भी एक लेबर थे, और वो फिजी में भी, फिजी एक देश है साउथ एशियन कंट्री में, वहां पर भी काम कर चुके थे बाबा रामचंद्र। तो अवध में लेड कौन कर रहे थे,
बाबा रामचंद्र और अवध किसान सभा को फॉर्म किया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। When the non-cooperation movement began, the issue of the peasants were also highlighted। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी, क्योंकि पीजेंट्स का पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो पीजेंट्स भी क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। कांग्रेस tried to include peasants in the battle because there were huge numbers and also provided food for the society। ठीक है, तो कांग्रेस पीजेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते अपने फ्रीडम स्ट्रगल में। Gandhi's supporter attempted to incite peasants to violence by attacking the landlord house, food grain stores, houses and bazaar। तो गांधी जी के नाम पर, गांधी जी के नाम पे ये जितने भी जो रिबेल्स थे अवध रीजन में, पीजेंट्स थे, वो वायलेंस वायलेंस स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड हाउसेस। फिर फूड ग्रेन, जहाँ पे फूड ग्रेन स्टोर करके रखा गया था, बाजार में बहुत सारे तोड़ फोड़ की गई, आग जला दी गई। ठीक है, तो इससे सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया था। तो यहाँ पर गांधी जी का नाम यूज किया जा रहा था। ठीक है, अब ये तो पीजेंट्स का बात था। अब ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का क्या था? द ट्राइबल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ग्यूडम्स हिल was मिसलीड इन द नेम ऑफ स्वराज। ठीक है, तो ग्यूडम हिल्स में जो वहां के जो रिबेल्स थे, मेनली आंध्र प्रदेश के ग्यूडम हिल्स में, अ मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। तो ये लोग क्या फॉलो कर रहे थे? ये लोग फॉलो कर रहे थे ग्यूरिला वॉरफेयर, मतलब छुप कर अटैक करने वाली जो टेक्निक होती है। तो इसमें क्या होता है, वायलेंस का यूज होता था, जिसमें गांधी जी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था और ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। तो ये केस था आंध्र प्रदेश के ग्यूडम हिल्स में। द ट्राइबल्स वर विक्टिम्स ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स क्रूएल्टी। और जो ट्राइबल्स लोग थे, क्योंकि उनका रहना ही सब कुछ फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनको फॉरेस्ट में एंटर करने नहीं दिया जा रहा था। उनको जो फॉरेस्ट माइनर्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है एमएफएस, उसको ही कलेक्ट करने नहीं दिया जाता। उनके जो कैटल्स होते थे उनको ग्रेज करने नहीं दिया जा रहा था। और जो, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट की पूजा भी करते थे, पेड़ पौधों की, तो वो सब इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो सब कुछ उनको नहीं दिया जा रहा था। तो जो जितने भी ट्राइबल्स लोग थे वो बहुत ज्यादा, उनको आक्रोश था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल एक्ट के अगेंस्ट में था। द गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एंड एंटरिंग द फॉरेस्ट एरिया, ये सब बता दिया मैंने। Not only was the people's way of life at stake, but they also believed that their traditional rights were also eroded। This infuriated the tribals, और इससे बहुत ज्यादा वो ट्राइबल्स लोग, स्पेशली आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा वो आक्रोश में थे। आपने बहुत सारा ट्राइबल्स रिवोल्ट सुने होंगे, जैसे मुंडा रिवोल्ट हो गया, भिल हो गया, होज हो गया, चेरोज हो गया, ऐसे बहुत सारे आपने, सन्यासी रिवोल्ट, ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट के बारे में आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी। अराउंड दिस टाइम अ लीडर नेम्ड अलूरी राम सीताराम राजू अपीयर्ड अमॉन्ग देम। तो आंध्र प्रदेश में अलूरी राम सीताराजू अपीयर होते हैं। तो एक फेमस मूवी अभी आ, एक दो साल में बनी थी, जो थी RRR। उसमें जो वो जो मूवी थी वो कुछ हद तक इस अलूरी राम सीताराम राजू से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। ठीक है, तो जस्ट एक फैक्ट बता रहा था। ही क्लेम्ड टू हैव, अलूरी राम सीताराजू को बताया जा रहा है, ही क्लेम टू हैव सुपरनैचुरल एबिलिटीज इंक्लूडिंग द एबिलिटीज टू परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड टू सर्वाइव बुलेट शॉट्स। तो एक गॉडली इमेज था अलूरी राम सीताराजू का अमॉन्ग द ट्राइबल्स, और स्पेशली आंध्रा वाले रीजन में। तो सुपर नेचुरल एबिलिटीज थी। ठीक है, पीपल बिगैन टू फॉलो हिम एंड आफ्टर एंड बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम। तो उनको बहुत लोग फॉलो करते थे, ट्राइबल्स लोग, और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी होते थे। राजू स्प्रेड महात्मा गांधी मैसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन बाय encouraging people to wear खादी and abstain from alcohol। तो जो अलूरी सीताराम राजू है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे बाई महात्मा गांधी के जो आइडियाज थे नॉन कोऑपरेशन, स्पेशली नॉन कोऑपरेशन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और लोगों को, ट्राइबल्स लोगों को बोलते थे कि खादी के कपड़े पहनो, और जो ड्रिंकिंग हैबिट थी वो भी छोड़ने के लिए कहते थे। लेकिन एक बात से अलूरी राम सीताराम राजू जो है वो गांधी जी के साथ में वो उनकी जो कंट्रास्टिंग फीचर, क्या, इंस्टेड ऑफ नॉन वायलेंस ही टोल्ड द पीपल दैट इफ दे वांटेड देयर लैंड्स बैक
दे वुड हैव टू रिस्टोर टू वायलेंस। तो ये कहते थे कि अगर हमें अपना लैंड, अपना हक चाहिए तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लड़ने में क्या होगा, वायलेंस ऑब्वियसली यूज होगा। तो ये अपने हक के लिए लड़ने के लिए कहते थे अलूरी सीताराम राजू। जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, ठीक है, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो वही बात ये भी कहते थे, ठीक है, कि अगर हमें अपना हक चाहिए, अपना लैंड वापस चाहिए, अपने जो राइट्स है, ट्रेडिशनल राइट्स वापस चाहिए, तो हमें फाइट करना पड़ेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किए। और जो मिलिटेंट्स थे, जो मेनली जो वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और आज भी इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अलूरी सीताराम राजू से। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। तो उनकी बहुत कम एज पे ही, यंग एज पे ही उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एंड ही बिकेम ए फोक हीरो एज अ रिजल्ट। और ये कथाओं में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली साउथ इंडिया में। स्वराज इन द प्लांटेशंस, ठीक है, स्वराज अब समझ लेते हैं कि स्वराज का मतलब क्या है। तो स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, है ना, सेल्फ रूल। तो इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में स्वराज का डिमांड बढ़ने लग गया था कि हम अपने देश को खुद चलाएंगे, जो इंडियंस है वो खुद चलाएंगे इन द प्लांटेशन। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में ऑब्वियसली आपने सुना होगा, जैसे टी प्लांटेशन होता है, रबर प्लांटेशन होता है, कॉफी प्लांटेशन होता है। तो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल्स थे, लेबरर्स थे, उनको अलग अलग जगह में ले जाया जाता था। जैसे बहुत लोगों को, तमिलियंस को श्रीलंका ले गया था, किन्हीं को म्यांमार लेके गया गया था, बहुत लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लेके गया गया था। तो आसामीज प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, ठीक है। तो जो भी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर लेबरर्स जो थे, उनका जो स्वराज का नोशन था, इंटरप्रिटेशन था, वो सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर वाज नॉट परमिटेड टू एमिग्रेट अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो इनको काम करने जबरन लेके जाया जाता था प्लांटेशन फील्ड में। और अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनको वहां से प्लांटेशन जो फील्ड है, वहां से उनको बाहर अपने गांव वापस जाने को मिलता ही नहीं था। तो एक पाबंदी लगी थी, प्रोहिबिट हुआ था कि आप लोग वापस नहीं जा सकते। तो एक टाइप का वो लोग क्या कर रहे थे, बंधुआ मजदूरी वाला काम कर रहे थे। उनकी रहने होने की भी जो फैसिलिटीज थी वो भी बहुत खराब थी, प्लांटेशन जो लेबरर्स थे। और साथ ही साथ में उनको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। और वापस वो अपने घर भी नहीं जा रहे थे। तो क्योंकि गांधी जी का जितना भी आइडिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो पूरी इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा था, सब पूरे अलग अलग डायरेक्शन में। तो आसाम में भी ये बात फैल चुकी थी। तो वहां पर के जो लोग थे, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे प्लांटेशन फील्ड में, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे कि गांधी राज आने वाला है, अब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें जो ज़मीनें हमसे जो छीनी गई है वो वापस हमें मिल जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी प्लांटेशन फार्मर जो थे वो वापस अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। Everyone has different interpretation of Swaraj meant. Regardless of their views on Swaraj, they all desired a nation free of the colonial government. ठीक है, अलग अलग था व्यूज, स्वराज के लिए अलग अलग था। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या था सारे इंडियंस का, सारे प्लांटेशन फार्मर्स का, वो था कि नेशन जो है, हमारा इंडिया जो है, वो ब्रिटिशर से मुक्त हो सके। ठीक है, हम लोग खुद अपना जो सेल्फ रूल कर सके, अपना पीपल ही हमें रूल कर ले। ठीक है, तो वो इंडिया का मेन गोल था। तो उसके कारण क्या हुआ, जितने भी प्लांटेशन फार्मर्स थे वो अपने अपने घर की तरफ चलने लग गए। Everyone wanted the miseries inflicted on them directly or indirectly by the company government to end. तो वो सब अपने अपने घर को चलने लग गए थे वापस। लेकिन बहुत ज़्यादा उनको क्या हुआ, बीच में ही जो रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे ही जो ब्रिटिश पुलिसमैन थे वो उनको रोक दे रहे थे। और बहुत बुरी तरह से उनको, उनके साथ सलूक किया जा रहा था और वापस उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये था स्वराज के बारे में प्लांटेशन में। तो इस वीडियो में हमने नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम
डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, फिर बाद में साइमन कमीशन, एक गांधी इरविन पैक्ट, पूरे जब तक हम लोग इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर लेते वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये पार्ट में बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।